Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 7th Science. Today we are going to study chapter 9, that is soil. So soil क्या होता है, soil की properties क्या हैं, क्या importance है, क्या profile होता है, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो starting with कि soil होता क्या है. तो सॉइल क्या है, अर्थ की कवरिंग है, अर्थ का जो स्किन है वो क्या है, सॉइल. तो सॉइल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कि बना हुआ है किससे, मिनरल्स से, वाटर, एयर, ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिज्म से. ये सारा कुछ कंपोनेंट्स मिलके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर में. अब सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. तो सॉइल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है एंड उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे इनकेस अगर क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज सॉइल, तो सॉइल कौन सा रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स है. It provides anchorage to the plants and supplies water and nutrients. So ये क्या करता है, प्लांट्स को ना बांध के रखता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं, बट प्लांट्स भी लिविंग बीइंग हैं, वो क्यों एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक नहीं जा सकते हैं, बिकॉज सॉइल क्या करता है, उनको पकड़ के रख लेता है, बांध के रखता है, एनकरेज प्रोवाइड करता है. एंड और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं. इट इज़ द होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स एंड काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं. रैबिट है, सॉइल में बरो बना के रहता है. अर्थवर्म्स हैं जो सॉइल में रहते हैं. काफ़ी सारे रोडेंट्स होते हैं जैसे रैट, माइस, ये सब भी क्या है, सॉइल में ही रहते हैं. सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सो ये तो बिना सॉइल के एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, ये तो हमें पता ही है. बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है ये सॉइल के इम्पोर्टेंस का. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. सो एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है. फूड, अगर फूड सेल होगा मार्केट में उससे मनी आएगा, सो मनी से क्लॉथिंग मिलती है. शेल्टर बनाना है अगर, तो ये सारी चीज़ों के लिए एग्रीकल्चर जो है इम्पॉर्टेंट है. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ. तो सॉइल एक ऐसा पार्ट है जिसको हम अपने लाइफ से रिमूव ही नहीं कर सकते. अगर हम सॉइल को ऐसा सोचे कि विदाउट सॉइल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा. जो आप फूड खा रहे हो वो कहाँ पर ग्रो करता है, सॉइल में ही ग्रो करता है. तो सॉइल क्या है, एक इनसेपरेबल पार्ट हो गया. द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग. सो रेन के बाद, मतलब बहुत टाइम तक सनलाइट होती है एंड उसके बाद अगर रेन हो रही है, सो उसके बाद जो स्मेल आती है, फ्रेगनेंस होती है एक्चुअल में वो, तो वो बहुत क्या रिफ्रेशिंग होती है. फाइन, अर्थी स्मेल जो है और अर्थी फ्रेगनेंस जो है वो बहुत रिफ्रेशिंग होती है. ठीक है, सो हम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि क्या है, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. तो सॉइल टीमिंग विथ लाइफ से मतलब क्या हुआ ना, कि सॉइल में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. सो वो टीम अप किए हुए हैं जो सॉइल के साथ, वो सॉइल में रह रहे हैं, उनको वहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है इन केस. तो ये क्या हो जाता है, सॉइल टीमिंग विथ लाइफ. One day during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of the soil. So एक बार रेनी सीजन में क्या हुआ, एक दिन पहेली एंड बूझो ने देखा कि सॉइल से अर्थवर्म निकल के आ रहा है. सो अर्थवर्म्स आपने देखा होगा ना, ब्राउनिश कलर का होता है. जनरली रेनी सीजन में हमें काफ़ी जगह देखने को मिल जाता है. पहेली wondered whether there were other organisms also in the soil. लेट अस फाइंड आउट. तो पहेली के माइंड में ये आया, क्या और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल में रहते हैं, तो ये फाइंड आउट करते हैं. ये फाइंड आउट कैसे करना है, एक्टिविटी 9.1 से. सो 9.1 एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. कुछ सॉइल सैंपल्स लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है. यू कैन यूज अ हैंड लेंस. ऑब्जर्व करने के लिए आप हैंड लेंस जो होता है ना उसका यूज भी कर सकते हो. एग्जामिन each sample carefully and fill in table 9.1. So सैम्पल को केयरफुली ऑब्जर्व करके, एग्जामिन करके 9.1 टेबल में रिजल्ट्स को लिखना है. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड जो ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं आपके उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. Are the soil samples collected by your friends similar to the ones collected by you? एंड यहाँ पर मेन आपको क्या करना है ना, कि अलग अलग जो सॉइल सैंपल्स थे एंड आपके फ्रेंड्स के जो सॉइल सैंपल थे उनमें सिमिलैरिटीज देखना है कि कितनी सिमिलैरिटीज हैं और कहाँ कहाँ वो अलग है, कितनी वेराइटीज ऑफ सॉइल सैंपल थे वहाँ पे एंड उनमें क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट है.
बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मेनी वेज। तो बूझो एंड पहेली ने सॉइल को बहुत सारे वेज में यूज़ किया है। बहुत सारे वेज में कैसे? सॉइल को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ तो होता ही है, अब सॉइल को प्लेइंग के लिए भी, या फिर उससे काफ़ी सारे यूटेंसिल्स भी बनते हैं, सॉइल के यूटेंसिल्स बनते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे वेज में सॉइल को उन्होंने यूज़ किया है। दे एन्जॉय प्लेइंग विथ इट एंड उनको सॉइल से खेलने में बहुत मज़ा आता है। इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। एंड ये एक्चुअल में अगर सॉइल से खेलते हैं तो एक ग्रेट फन है, बिकॉज आप सॉइल को डिफरेंट शेप्स में या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में मोल्ड कर सकते हो, इसलिए क्या है, ये बहुत फन है। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सॉइल के यूज बताने हैं। तो सॉइल का सबसे फर्स्ट यूज हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा, क्या हो गया? एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर क्या है? बिना सॉइल के पॉसिबल नहीं है। सो एग्रीकल्चर आ गया किसमें? यूज ऑफ सॉइल। देन उसके बाद बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके लिए भी क्या रिक्वायर्ड है? सॉइल रिक्वायर्ड है। एंड हाउसेज जो बनते हैं, कच्चा हाउस, तो कच्चा हाउस में तो सॉइल रिक्वायर्ड होती ही है। उसके बाद आ जाता है क्या? पॉटरी। पॉटरी में क्या? सॉइल के जो पॉट्स बनते हैं, अर्थन लैम्प्स बनते हैं, दियाज, या फिर और भी जो दूसरे टॉयज बन रहे हैं, तो ये सब किसके अंदर में आता है? पॉटरी। तो ये सॉइल का यूज हो गया। उसके बाद आता है मेडिसिन। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक टाइप का मेडिसिन है, इसमें भी सॉइल का यूज किया जाता है। देन काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ना, उसमें भी सॉइल का यूज होता है। तो यहाँ पर हो गए हमारे लिस्ट ऑफ यूजेस ऑफ सॉइल। आगे देखते हैं अब हम। I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the gardens. So पहेली ने क्या देखा कि जब वो रोड साइड या गार्डन से उसने जो सॉइल सैंपल कलेक्ट किए थे ना, उसमें कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स मिले उसको। So इसका रीज़न क्या है ना कि हम डस्टबिन में कई बार अपना जो गार्बेज है वो ना डाल के ऐसे ही रोड्स पे डाल देते हैं। चॉकलेट आपने खाई, रैपर वहीं डाल दिया, डस्टबिन नहीं दिख रहा है। एंड इवन कई बार डस्टबिन होता भी है तो डस्टबिन में नहीं डालते हैं। तो वो जो पॉलीथीन रैपर्स होते हैं या फिर प्लास्टिक के जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल बॉटल्स है, सो ये आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। दैट मीन्स कि ये अर्थ में कितने भी टाइम तक रखा रहेगा ना, मिलियंस ऑफ ईयर तक भी अगर ये सॉइल में रहेगा ना, तो ये डिकम्पोज नहीं होगा। ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड ये सॉइल के लिए और हमारे अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये क्या क्रिएट करता है? पॉल्यूशन क्रिएट करता है। सो पॉल्यूशन से सॉइल पॉल्यूट हो रही है। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल। तो पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक क्या करे? सॉइल को पॉल्यूट। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। एंड उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में रहते हैं वो किल हो जाते हैं या उनको कोई डिसीज भी हो जाती है। दैट इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। एंड इसी वजह से आप देखोगे काफ़ी सारे कैंपेन्स चल रहे होते हैं जहाँ पर होता है से नो टू पॉलीथीन या फिर बैन पॉलीथीन। सो ये काफ़ी सारे कैंपेन्स चला रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि पॉलीथीन को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। Other substances which pollute the soil are a number of waste product, chemicals and pesticides. And polythenes के अलावा भी कुछ substance हैं जैसे कि chemicals हैं, pesticides हैं जो कि हम fields में डालते ही हैं। जो farmers होते हैं वो fields में pesticide डालते हैं, but वो एक extent के बाद harmful हो जाते हैं। वो क्या हो जाता है? toxicity create कर देता है soil में। Waste products and chemicals should be treated before they are released into the soil. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है माइंड में हमारे कि अगर वेस्ट प्रोडक्ट को हम डंप नहीं करेंगे तो उसको कहाँ कलेक्ट करें? मतलब एक बिल्डिंग में सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करा जाए क्या? नहीं, बट वेस्ट प्रोडक्ट को डंप करने से पहले उसको ट्रीट कर देना चाहिए जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम हो जाए। The use of pesticides should be minimized and pesticide का जो यूज़ है वो उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए। आप अगर मार्केट में देखो काफ़ी सारी जगह ना ऐसा आने लगा है ऑर्गेनिक फ्रूट्स या ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। सो ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होता है कि पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है। पेस्टिसाइड यूज़ होने से क्या होता है ना कि वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उतना हेल्दी नहीं रह जाते हैं जितना कि ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल रहते हैं।
फाइन। अभी यहाँ पर बूझो क्या बता रहा है, बूझो इंटरप्ट करता है ना, तो यहाँ पर वो कुछ अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट और बाजार। सो बूझो ने क्या देखे हैं, मिट्टी के बने हुए, सॉइल के बने हुए जो पॉट्स या फिर टॉयज होते हैं ना, उसने वो हाट बाजार में देखे हुए हैं। फाइन, आप लोगों ने भी देखा होगा। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। सो सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, जैसे कि हम सॉइल प्रोफाइल को समझ सकते हैं। प्रोफाइल का मतलब क्या हुआ, अगर हम एक ह्यूमन की बात करें तो साइड फेस जो हुआ, अगर हम हेड से देख रहे हैं कि किसी भी पर्सन को, तो वो हो जाता है उसका प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, ऐसे आपने अगर सुना है तो। सो सॉइल में भी क्या हुआ ना कि सॉइल के जो सीक्रेट्स हैं या फिर लैंडस्केप में जो कि हिडन पार्ट है, टॉप सरफेस से जो नहीं दिखेगा, वो हो जाता है सॉइल प्रोफाइल। अभी सॉइल में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो अपर साइड से आपको लेयर दिख रही है सिर्फ वही प्रेजेंट है। सॉइल के अंदर तक ग्राउंड में, डीप इनसाइड द अर्थ, वहाँ भी कुछ लेयर्स हैं। तो वो सारे जो लेयर्स हैं ना, वही सब क्या है, सॉइल प्रोफाइल है। सो सॉइल प्रोफाइल में हम देखते हैं और आगे क्या है, सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। तो सॉइल क्या है, डिस्टिंक्ट लेयर से बनी है, मतलब वेरियस लेयर्स हैं इसमें। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज। सो एक एक्टिविटी यहाँ पर परफॉर्म की गई है जिसकी हेल्प से पता चलता है कि सॉइल में जो अलग अलग लेयर्स हैं वो कैसे अरेंज्ड हैं। सो एक्टिविटी देखते हैं 9.2। टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। तो थोड़ी सी सॉइल लेना है, उसको क्लम्स को ब्रेक करना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर, 3/4 फिल्ड विथ वाटर। सो एक ग्लास टम्बलर लेके 3/4 फिल करना है, दैट मीन्स कि 3/4 उसको वाटर से फिल करना है। देन एड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, एंड उसमें क्या करना है, वो जो सॉइल कन्वर्ट की थी ना पाउडर फॉर्म में, उसको ऐड कर देना है। स्टिर इट वेल विथ अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल, एंड स्टिक की हेल्प से स्टिर करो प्रॉपरली जिससे सॉइल जो है वो डिजोल्व हो जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, एंड कुछ टाइम के लिए उसको स्टैटिक रख दो एंड कोई भी डिस्टर्बेंस वहां पर ना हो। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एंड उसके बाद ऑब्जर्व करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम इस फिगर पे देखेंगे। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। सो आप जो बनाओगे ना एक्सपेरिमेंट के बाद एक ग्लास टम्बलर में या फिर प्लास्टिक के टम्बलर में, सो उसमें आपको लेयर्स देखना है। लेयर्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास। तो आपको देखना है कि जो लेयर्स हैं उसमें पार्टिकल्स का साइज अलग अलग है या नहीं है। अगर सेम पार्टिकल साइज होगा तो ऑब्वियसली वो लेयर्स में डिवाइड ही नहीं होगा, एंड इनकेस लेयर्स में डिवाइड हो रहा है तभी तो उसमें डिफरेंट पार्टिकल साइज है ना। सेकेंड इज ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर, एंड जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है एग्जाम, वैसे ही आपकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देन आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। सो आप जब सॉइल को डिजोल्व करोगे उसमें, सो क्या अपर लेयर पे देखना है कि कुछ डेड रिमेन्स ऑफ लीव्स हैं या फिर एनिमल्स हैं क्या नहीं। तो द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। इन केस अगर वो जो डेड लीव्स प्रेजेंट होंगे ना आपके सॉइल सैंपल में, सो वो क्या है, ह्यूमस है। ह्यूमस किससे बन रहा है, डेड लीव्स एंड प्लांट से। एंड ये क्या है ना, एक ऑर्गेनिक मैटर है। कई बार सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना, वो ह्यूमस प्रेजेंट होने की वजह से भी होती है, बिकॉज ये डेड एंड डिकम्पोज्ड प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, एंड ये ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह भी यूज किया जाता है। फाइन। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. So ये चीज़ पता तो होना चाहिए, नहीं पता है कोई बात नहीं। आप मे भी पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हो। तो सॉइल कैसे फॉर्म हुआ है, जो रॉक्स का ब्रेकडाउन हुआ है। अब रॉक्स का ब्रेकडाउन कैसे, रॉक्स टूटे कैसे, किसी ने जाके हैमर से तोड़ा तो नहीं है रॉक्स को। तो रॉक्स टूट कैसे रहे हैं, विंड, वाटर या दूसरे क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो रॉक्स टूट रहे हैं उसी से सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड ये जो प्रोसेस हो रही है ना कि रॉक्स का ब्रेकडाउन बाय द इफेक्ट ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। सो वेदरिंग क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इन प्रेजेंस ऑफ wind, water, climate, sunlight, in all this presence is called as weathering.
The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. सो नेचर जो है सॉइल का वो किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की रॉक से उसका फॉर्मेशन हुआ है, क्या पार्टिकल साइज है, क्या वेजिटेशन वहाँ पर ग्रो कर रही है. अब रॉक्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, कलर के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रॉक्स को, तो ऐसे ही नेम भी होते हैं. सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नीशियस रॉक है. तो ये जो रॉक्स हैं अलग अलग वैरायटी के, तो उसी बेसिस पर डिसाइड होता है कि सॉइल का नेचर कैसा होगा एंड उस पर क्या वेजिटेशन ग्रो करे. अब किसी सॉइल के लिए किसी वेजिटेशन के लिए क्लेई सॉइल अच्छी होगी, किसी वेजिटेशन के लिए सैंडी सॉइल अच्छा होगा. सो ये जो टाइप्स ऑफ सॉइल हैं ये नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे हमारे. तो वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल का टाइप क्या है. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट layers of the soil is called the soil profile. तो हम soil profile के बारे में जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना अभी, तो soil profile क्या है, वर्टिकल सेक्शन है जहां से कि सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हम देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं. ईच लेयर डिफर्स इन फील. सो हर एक लेयर जो है वो फील, दैट मीन्स अगर आप उसको टच करोगे ना अपने फिंगर से या हैंड पे रब करोगे जब, तो उसका जो फील है ना वो डिफरेंट आएगा. उसे क्या बोला जाता है, टेक्सचर. सो हर एक सॉइल के लेयर का टेक्सचर डिफरेंट होता है. देन उसके बाद क्या है, कलर. तो कलर भी अलग होगा. देन डेप्थ एंड केमिकल डिपोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन. तो ये सारा क्या जो अलग अलग लेयर्स का है वो डिफरेंट होगा. दीज लेयर्स आर रिफर टू एज हॉरिजॉन्स. एंड इस लेयर को क्या बोल देते हैं, ये सारी जो लेयर्स हैं इनको हॉरिजॉन्स बोलते हैं, जो कि फिगर 9.3 में दिए हुए हैं. ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड लास्ट वन इज बेडरॉक. फाइन, आगे कंटिन्यू करते हैं. वी यूजुअली सी द टॉप सर्फेस ऑफ द सॉइल, नॉट द लेयर्स बिलो इट. सो हमें सिर्फ टॉप लेयर दिखती है सॉइल की, उसके नीचे वाली लेयर्स नहीं दिखती. इफ वी लुक एट द साइड्स ऑफ अ recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil. So अगर क्या किया जाए ना, सॉइल को डिग किया जाए, उसमें गड्ढा खोदा जाए, सो उससे हम साइड की जो लेयर्स हैं वो भी इजीली देख सकते हैं. सच अ व्यू इनेबल्स अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस. सो उससे क्या होगा, वहाँ पर एक गड्ढा बनाने से, जो डग डिच करने से उससे क्या होगा, जो साइड की लेयर्स है ना सॉइल में वो भी हम इजीली देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं. सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग. सो एक डिच डग करने से के अलावा जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है ना, उस टाइम पे फाउंडेशन लेकी जाती है, फाउंडेशन रखी जाती है. सो उस टाइम पे भी क्या करते हैं, डिगिंग होती है. तो उस टाइम पे भी हम देख सकते हैं जो सॉइल की प्रोफाइल है, या फिर वेल को जब डिग किया जाता है, वेल बनाया जाता है, तो उस टाइम पे भी हम साइड की जो लेयर्स हैं प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, वो देख सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड of a road or a hill or at a steep river bank. और ये कहाँ देखा जा सकता है सॉइल प्रोफाइल, रोड्स के बार रोड्स पे कई बार साइड में आप देखोगे, रोड साइड पर ऐसे लेयर्स दिखते हैं. अगर साइड के जो फील्ड्स हैं वो थोड़ा सा लो डाउन है तो वहाँ पर सॉइल प्रोफाइल देखा जा सकता है, या फिर रिवर बैंक पे. तो यहाँ पर हम कई सारी जगह सॉइल प्रोफाइल देख सकते हैं. एंड इन केस कहीं नहीं देखा है तो फिगर 9.3 जो है ही. The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. So uppermost layer जो होती है वो क्या है, उसका कलर डार्क है. ये ना पता होना चाहिए हमको, इन केस ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि अपरमोस्ट लेयर जो है उसका कलर कैसा है, डार्क है. उसमें क्या प्रेजेंट है, ह्यूमस प्रेजेंट है एंड मिनरल्स प्रेजेंट है. ह्यूमस एंड मिनरल्स प्रेजेंट होने की वजह से वो क्या है, फर्टाइल है. The humus makes the soil fertile and provides nutrient to growing plant. तो humus क्या है, soil को fertile बनाता है. fertile का मतलब क्या हुआ, उपजाऊ, जहाँ पे ज़्यादा better plants को nutrients मिलते हैं. This layer is generally soft, porous and can retain more water. So ये layer क्या है, soft है, पोरस है, दैट मीन्स कि वहाँ से एयर एंड वाटर का पैसेज है, एंड मोर वाटर रिटेन कर सकती है. वाटर रिटेन मतलब कि वो अपने अंदर ज़्यादा पानी सोख के रख सकती है. इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए हॉरिजॉन. एंड इसको ही क्या बोलते हैं हम, टॉप सॉइल बोलते हैं या फिर ए हॉरिजॉन बोलते हैं.
This provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles. So ये क्या है, बहुत सारे एनिमल्स के लिए या फिर ऑर्गेनिजम्स बोले हम, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करती है. वर्म्स में क्या आ जाते हैं, अर्थवर्म है तो वो वर्म्स में आ गया. रोडेंट्स में जो हमने माउस ये तो देखे हैं ना, रैट हो जाता है. उसके बाद क्या हुआ, स्क्वेरल्स हैं, ये होते हैं रोडेंट्स, तो ये भी कहाँ पर है, सॉइल में ही रहते हैं. देन उसके बाद मोल्स, तो मोल्स एक एनिमल है, आर्बोरियल एनिमल है जो कि सॉइल में रहता है. देन उसके बाद बीटल्स हैं, तो ये भी वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स हैं, तो ये कहाँ रहते हैं, सॉइल में रहते हैं. The roots of small plants are embedded entirely in the top soil. So कुछ जो small plants होते हैं ना, उसकी जो roots हैं वो सिर्फ top soil में रहती हैं, वो lower layers में soil के नहीं जाती हैं. अब टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन के बाद क्या आता है, द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स. तो जो नेक्स्ट लेयर आती है ना, उसमें ह्यूमस तो कम है, जो ह्यूमस का अमाउंट है वो कम है, बट मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा है. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजॉन और द मिडिल लेयर. सो ये वाली लेयर क्या है, जहाँ पे मिनरल ज़्यादा प्रेजेंट है, सो वो हार्डर है थोड़ा सा एंड कॉम्पैक्ट है. कॉम्पैक्ट से मतलब कि उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत क्लोजली अरेंज्ड हैं. एंड इसको क्या बोलते हैं, ये वाली लेयर को बी हॉरिजॉन बोलते हैं या फिर मिडिल लेयर. सो टॉप, देन उसके बाद क्या आ जाती है, मिडिल लेयर. थर्ड लेयर कौन सा है, द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजॉन. तो थर्ड नंबर पे क्या आ गया, सी हॉरिजॉन, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस. जो थर्ड लेयर है ना, उसमें क्या है, सॉइल के रॉक्स के लम्प्स हैं, मतलब कि पीसेस हैं, और उन पीसेस में क्या है, क्रैक्स या फिर क्रीविसेस, मतलब भी क्या होता है, स्मॉल ओपनिंग होती है जो रॉक पे, तो वो प्रेजेंट है. बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक एंड सी हॉरिजॉन के बाद क्या प्रेजेंट होती है, बेड रॉक है, विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड. एंड बेड रॉक वाला जो लेयर है ना, वो बहुत हार्ड होता है एंड उसको डिग करना, मतलब स्पेड की हेल्प से अगर आप चाहो ना कि उसको डिग कर पाए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है, सॉइल टाइप्स. एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स. तो वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या हो रहा है, रॉक का ब्रेक डाउन हो रहा है. सो रॉक ब्रेक डाउन होके टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है. These includes sand and clay. एंड ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, किस चीज के, सैंड है एंड क्ले है. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. एंड ये जो relative amount होता है कि सैंड एंड क्ले किस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी, वो किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप की रॉक से ये पार्टिकल्स मिल रहे हैं, दैट इज द पेरेंट रॉक. सो एक पेरेंट रॉक है, वो ब्रेक डाउन होकर सैंड एंड सॉइल में कन्वर्ट करेगी, तो उस पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट रहेगा सैंड का एंड क्ले का. तो हमने अभी लास्ट पेज पे एक जगह पढ़ा ना कि सॉइल का जो टाइप है या फिर सॉइल का नेचर किस पे डिपेंड करता है, रॉक्स पे एंड वेजिटेशन पे. तो यहाँ पर पेरेंट रॉक पे ही डिपेंड कर रहा है कि रिलेटिव अमाउंट क्या रहेगा, कि सैंड एंड सॉइल, सैंड एंड क्ले कितना अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे. द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल. सो जो मिक्सचर होता है ना रॉक पार्टिकल के साथ साथ ह्यूमस का, उसे ही सॉइल बोलते हैं. सो आपके माइंड में ये भी आएगा कि क्ले किस चीज को बोला जाता है. तो क्ले क्या है ना, जो फाइन सॉफ्ट स्मूथ एक सब्सटेंस होता है, इट कम्स अंडर सॉइल, बट वो फाइन है, ज़्यादा स्मूथ है, उसमें सैंड एंड ह्यूमस नहीं ऐड है, तो वो हो जाता है क्या, क्ले. स्टिकी होता है थोड़ा सा, बट सॉइल जो है कंपैरेटिवली कम स्टिकी रहेगा. लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रह रहे हैं, जैसे कि क्या, बैक्टीरियाज. तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. तो बैक्टीरियाज हैं, कई सारे यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं. तो बैक्टीरिया कहाँ पर भी प्रेजेंट है, सॉइल में. उसके अलावा क्या है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल में एम्बेडेड हैं. देन अर्थवर्म्स हैं. तो ये सब क्या है, सॉइल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स.
The soil is classified on the basis of the proportion of particles of various sizes. तो soil किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, किस कैटेगराइज किया गया है, तो उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना उस बेसिस पे. If soil contains greater proportion of big particles, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला ना कि पार्टिकल के साइज के बेसिस पर उसको कैटेगराइज किया है, तो अगर बड़े साइज के बिग पार्टिकल साइज है एंड वो भी क्या ज़्यादा प्रोपोर्शन में, देन कौन सा सॉइल टाइप होगा, इट इज कॉल्ड एज सैंडी सॉइल. तो सैंडी सॉइल में ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, बिग पार्टिकल्स. If the proportion of fine particle is relatively higher, then it is called clay soil. And अगर small जो fine particles है उसका proportion ज़्यादा होगा, उसका amount ज़्यादा होगा, तो वो कौन सी soil होगी, clay soil होगी. If the amount of large and fine particle is about the same, then the soil is called loamy soil. And sandy soil and clay soil का intermediate, जहाँ पर large particle size and fine particle दोनों ही same amount में है almost, तो वो हो जाती है loamy soil. Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy. तो soil को 3 कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासिफाइड किया है, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल. The size of the particle in a soil has an influence on its property. So अभी ये पार्टिकल साइज के बेसिस पर जब सॉइल को कैटेगराइज किया है तो ऑब्वियसली इसका बहुत इंपॉर्टेंस होगा. तो इसका एक इम्पॉर्टेंस कहाँ पर भी है कि प्रॉपर्टीज जो होती है ना सॉइल की, वो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है, मतलब प्रॉपर्टीज इस पर डिपेंड करती हैं. सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज. तो सैंड का जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो रेत होती है उसके पार्टिकल्स कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं. दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम. तो बहुत क्लोजली नहीं रहते हैं, उनके बीच में क्या है, स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती है. दीज स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर. तो जहां भी एम्प्टी स्पेस होगी वहां पर क्या फिल हो जाती है, एयर. We say that the sand is well aerated. So हम कह भी सकते हैं ना कि सैंड जो है बहुत एरेटेड होती है. सैंड अगर देखी हो डेजर्ट एरिया में, टीवी में देखा है, अगर किसी ने जाकर देख के आए हो, तो वहाँ पर आप देखोगे कि सैंड क्या है, विंड के साथ ही मूव कर जाती है. दैट मीन्स कि उसमें एयर है, तभी तो वो विंड के साथ मूव कर पा रही है. Water can drain quickly through the spaces between the sand particles. And sand के particles के बीच में इतना डिफरेंस होता है कि water भी उसमें से easily pass हो सकता है. So sandy soil tends to be light, well aerated and rather dry. तो sandy soil की properties क्या हो गई, क्या characteristic हो गए, वो light weight है, मतलब उसका weight कम हो जाता है, well aerated है, उसमें properly air present है, and रेदर ड्राई. वो क्या है, ड्राई है, बिकॉज वाटर उसमें कम प्रेजेंट है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इसलिए वो क्या है, ड्राई है. क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेसेस फॉर एयर. तो जो क्ले के पार्टिकल्स हैं ना वो स्मॉल साइज के हैं, दैट इज वाई वो टाइटली पैक हो जाते हैं एंड उनके बीच में ऐसे स्पेस जो है वो नहीं बचती. अनलाइक सैंडी सॉइल, water can be held in the tiny gaps between the particles of the clay. तो जैसे सैंडी सॉइल में था ना कि वाटर जो था वो वहाँ पर रुक ही नहीं रहा था एंड पार्टिकल्स के बीच में भी ज़्यादा साइज था, ज़्यादा गैप था, तो वैसा नहीं है यहाँ पर कम गैप है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वाटर क्या है यहाँ पर रुक जाता है. So clay soils have less air but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. So clay soil में क्या होता है ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है तो वहाँ पर वाटर जो है वो रुक जाता है एंड वाटर रुकने की वजह से वो हैवी है सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में, बट इसमें एयर कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है. The best top soil for growing plants is loam. जो सबसे अच्छी टॉप सॉइल होती है ना जहाँ पर प्लांट्स के लिए सुटेबल भी है, वो लोमी सॉइल है. क्यों? लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट. तो लोमी सॉइल क्या है, मिक्सचर है जिसमें सैंड एंड क्ले प्रेजेंट है एंड कुछ और टाइप के सॉइल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सिल्ट.
सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स एंड ये कैसे प्रेजेंट होती है अर्थ पे, जो रिवर बेड्स होते हैं ना उसके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है रिवर बेड्स पे. द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. सो सैंड पार्टिकल्स एंड क्ले पार्टिकल्स का जो साइज है उसमें बीच में इंटरमीडिएट साइज किसका हो जाएगा, सिल्ट पार्टिकल्स का. द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट एंड लोमी सॉइल में भी क्या है, ह्यूमस होती है. इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो इसमें ना प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट वाटर चाहिए होता है ना वो किसमें होल्डिंग कैपेसिटी है, लोमी सॉइल में. क्योंकि क्ले सॉइल में क्या है ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, सैंडी सॉइल में बहुत ही कम अमाउंट में होता है. तो जो एडिक्वेट चाहिए अमाउंट रिक्वायर्ड वो बेस्ट कहाँ पर होता है, लोमी सॉइल में. आई वॉन्ट टू नो what kind of soil should be used for making earthen pots. तो ये बूझो को आया फिर से क्वेश्चन, हमारे माइंड में भी होता है जो मटका या सुराहीज होते हैं, अर्थन पॉट्स होते हैं, उसको बनाने के लिए कौन सी सॉइल जो है वो यूज की जाती है. तो यहाँ पर आंसर आएगा क्या, क्लेई सॉइल. क्यों आएगा क्लेई सॉइल, बिकॉज क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन होते हैं, बहुत कम गैप होता है उनके बीच में, इसीलिए वो किसी शेप में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं. सो इसको हम और डिटेल में 9.3 एक्टिविटी में आंसर समझते हैं. कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल. तो तीनों टाइप के जो सॉइल पढ़े थे हमने उनके सैंपल कलेक्ट करना है. टेक अ फिस्ट फुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल्स एंड उसके बाद क्या करना है, हर एक सैंपल से एक फिस्ट फुल, एक मुट्ठी भर के सॉइल लेना है. रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट एंड उससे जो भी इम्प्योरिटी है ना वो रिमूव कर देना है. इम्प्योरिटी से मतलब पेबल्स अगर हैं, रॉक्स है या फिर कोई प्लांट पार्ट है वो रिमूव करना है. नाउ add water drop by drop and knead the soil. So क्या करना है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटे को करते हैं ना, फ्लोर को डो बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे सॉइल में वाटर ऐड करना है थोड़ा थोड़ा एंड उसको नीड कर लेना है, डो बना लेना है. Add just enough water so that a ball can be made from it. एंड इतना वाटर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा वो लिक्विड ना हो, पेस्ट नहीं बनाना है, सॉइल से एक बॉल बन जानी चाहिए. बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी. बट ये भी ध्यान रखना है कि वो स्टिकी भी ना हो, क्योंकि स्टिकी होगी तो हमारे हैंड्स भी डर्टी ज़्यादा होंगे और उसको हमें जो प्रॉपर शेप देना है वो शेप नहीं आएगा. ट्राई टू मेक अ बॉल फ्रॉम दिस सॉइल एंड इस सॉइल से क्या करना है, बॉल बनाने का ट्राई करना है. ऑन अ फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू अ सिलेंडर एंड उसके बाद अगर बॉल के शेप में आ जाती है तो उसको एक सिलेंडर के शेप में देना है. ट्राई टू मेक अ रिंग फ्रॉम दिस सिलेंडर एंड उस सिलेंडर को क्या करना है, एक रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स ऑल्सो एंड यही एक्टिविटी क्या है ना बाकी के 2 सैंपल से भी ट्राई करना है. सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल के तीनों के साथ हमें सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट करना है. Does the extent to which a soil can be shaped indicates its type. So आप ये ऑब्जर्व करोगे, अगर आपको तीनों टाइप के सॉइल मिलते हैं ना तो सैंडी सॉइल में आप वाटर अगर ऐड करोगे तो वो बहुत हार्डली ही एक बॉल के शेप में आएगी एंड बॉल का शेप आने के बाद भी वो सिलेंडर का शेप ले ले एंड देन रिंग का शेप ले, ये बहुत डिफिकल्ट होगा. सो ये जो शेप में आने की प्रॉपर्टी है ना ये सब सॉइल की अलग अलग होती है. Can you suggest which type of soil would be the best for making pots, toys and statue? तो आप ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट होती है पॉटरी के लिए या फिर टॉयज बनाने के लिए. सो उसका आंसर तो क्या है, क्लेई सॉइल. जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको और क्लियरली ये समझ में आ जाएगा. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जो एक्टिविटी की ना, पहले सॉइल लेके उसको एक बॉल के फॉर्म में करना है. ये सॉइल को ऐसे वाटर ऐड करके नीड करना है, देन बॉल बना के एक सिलेंडर का फॉर्म में करना है एंड देन उस सिलेंडर को एक रिंग बना देना है. तो ये मल्टीपल स्टेप में हमको सॉइल के टेक्सचर या फिर कौन सी सॉइल बेस्ट होती है उसके बारे में पता चलेगा. नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. तो सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं अब हम.
यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। तो हमने अभी पहले देखे ना सॉइल के यूजेस एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है, ये तो हमने देखे। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल। तो यहाँ पर अब हम सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए एक्टिविटी करते हैं। तो सबसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो परकोलेशन रेट क्या होता है, परकोलेशन के बारे में आपने पहले कभी सुना है? तो परकोलेशन एक प्रॉपर्टी है, किसकी? सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि जो कि क्या स्टडी करता है कि कितना वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर पा रही है। एंड परकोलेशन रेट क्या हो गया? सो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब जो भी रहेगा इन गिवन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दिया कितना 10 लीटर ऑफ वाटर, तो 10 लीटर ऑफ वाटर सपोज हो रहा है 40 मिनट्स में, तो वो क्या हो जाएगा, उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, परकोलेशन रेट। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको आगे भी दिया हुआ है। बूझो एंड पहेली मार्क्ड 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर ईच। सो बूझो एंड पहेली ने क्या किया, परकोलेशन रेट फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए उन्होंने 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर्स बनाए, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। सो एक कहाँ पर बनाया, घर का जो फ्लोर था रूम में, एंड दूसरा बनाया कहाँ पर, जो कच्चा रोड है, अनपेव्ड रोड जो होता है, वहां पर एक स्क्वायर बनाया। दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ सेम साइज विथ वाटर। एंड उसके बाद क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब 2 सेम साइज की बॉटल में वाटर फिल किया। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स 1 ईच एट द सेम टाइम इन द 2 स्क्वायर्स। एंड क्या किया, एक ने घर में ही फ्लोर पे एंड दूसरा कच्चा रोड पे जाके दोनों बॉटल को एम्प्टी कर दिया। They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. So जो फ्लोर पे, घर के फ्लोर पे डाला हुआ था ना वाटर, वो फ्लो डाउन हो गया, वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। On the कच्चा रोड on the other hand the water was absorbed. बट दूसरे ही साइड पे जो कच्चा रोड पे वाटर डाला था ना, वो एब्जॉर्ब हो गया। Let us now let us perform an activity to understand this. अभी इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। सो बूझो के माइंड में क्या क्वेरी है, बूझो wondered why there was a difference in the absorption of water in the 2 squares. सो बूझो के माइंड में क्वेरी बिल्कुल सही है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो फ्लोर पे था वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, बट जो कच्चा रोड पे था वो वाटर एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन जो है वो डिफरेंस क्यों है एब्जॉर्प्शन में? सो रीजन इसका क्या है ना कि एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल साइज एंड द टेक्सचर एंड नेचर। तो नेचर एब्जॉर्बिंग है ही नहीं, तो उस पर कैसे एब्जॉर्ब होगा। एंड साइज, पार्टिकल साइज भी क्या है, पक्का जो रूम के ऊपर पक्का फ्लोर है उसमें पार्टिकल साइज जो है वो बड़ा है कंपैरेटिवली, एंड पूरा पैक्ड है वो, तो वहां से वाटर एब्जॉर्ब होने की उसको जगह मिली ही नहीं। बट कच्चा रोड पे जब हमने डाला, जहाँ पर क्या थी, सॉइल है, एंड सॉइल में भी थोड़ा थोड़ा गैप है बीच में, तो वहां पर वाटर जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो गया। अभी एक्टिविटी देखते हैं। For this activity, divide yourself into 3 teams. Name the team A, B and C. So 3 teams में divide करो आप अपने आपको, फ्रेंड्स को कलेक्ट करके। You will be finding out how fast the water passes down the soil. And इसमें क्या फाइंड आउट करोगे आप कि वाटर कितना स्पीड से सॉइल में जाता है। You will नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप। एंड इसके लिए क्या चाहिए, या तो हॉलो सिलेंडर चाहिए या फिर पाइप। एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। एंड इसके लिए क्या करना है, सबको इक्वलिटी हो, तो डायमीटर सबके पाइप का क्या होगा, सेम होगा। Some suggestions for obtaining such a pipe are given below. And पाइप लेने के लिए कुछ सजेशंस दिए हुए हैं कि क्या आप यूज कर सकते हो। या फर्स्ट दिया हुआ है कि अगर आपके पास टिन कैन है ना, तो स्मॉल टिन कैन का बॉटम रिमूव कर दो, तो वो भी किस फॉर्म में आ जाएगा, सिलेंडर के फॉर्म में। देन सेकेंड है पीवीसी पाइप्स। तो पीवीसी पाइप्स अगर अवेलेबल है आपके पास तो आप वो यूज कर सकते हो। उसके लिए डायमीटर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, एंड उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस में कट करना है। At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 centimeter deep in the ground. So जहाँ पर भी आप सॉइल कलेक्ट की हुई है ना, वहां पर ये पाइप को लगाना है, एंड उसको 2 सेंटीमीटर डीप इनसाइड कर देना है।
पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, एंड उसके बाद क्या करना है, उस सिलेंडर या पाइप में 200 ml वाटर डालना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एन एम्प्टी 200 ml वाटर। सो सिंपली है कि 200 ml वाटर जो है मेजर करके डालना है। अगर आपके पास मेजरिंग सिलेंडर नहीं है ना, तो कोई भी बॉटल जिसमें कि 200 ml नोट डाउन हो तो वैसी बॉटल ले सकते हो। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। सो अब वॉच देख के टाइम देखो कि आपने किस टाइम पे वाटर पोर करना स्टार्ट किया। When all the water has percolated, leaving the pipe empty, note the time again. And उसके बाद क्या करना है, जब पूरा वो पाइप जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, वाटर उसमें नहीं बचेगा, वो टाइम नोट करना है। Be careful not to let the water spill over or run down on the outside of the pipe while pouring. So pour करते टाइम ये ध्यान रखना है कि वाटर जो है वो आउटसाइड ना गिरे, पाइप के अंदर ही जाए। Calculate the rate of percolation by using the following formula. And उसके बाद क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है परकोलेशन का, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है उससे। तो परकोलेशन रेट क्या हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर। जैसे इस एक्टिविटी में हमने कितना वाटर ऐड किया, 200 ml, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 200 ml। देन परकोलेशन टाइम, परकोलेशन टाइम कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल टाइम एंड फाइनल टाइम। जब पानी पोर कर रहे हैं वो वाला टाइम नोट डाउन किया, एंड जब वाटर जो है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया, तो दोनों टाइम में से हेल्प से हम परकोलेशन टाइम निकाल लेंगे। For example, suppose that for a certain sample it took 20 minutes for 200 ml to percolate. So किसी एक सैंपल में ना 200 ml परकोलेट होने, एब्जॉर्ब होने के लिए लग रहा है कितना, 20 मिनट्स। तो उसका परकोलेशन रेट कितना हो जाएगा, 10 ml पर मिनट। ml पर मिनट क्या, ये ml एंड ये मिनट। Calculate the rate of percolation in your soil sample. Compare your finding with others and arrange the soil samples in the increasing order of the rate of percolation. यहाँ पर कुछ और दूसरे सॉइल सैंपल्स का भी परकोलेशन रेट फाइंड आउट करना है, एंड उन फाइंडिंग्स को अरेंज करना है। बाकी लोगों की जो फाइंडिंग्स होंगी ना कि क्या परकोलेशन रेट आया है, उनसे एक बार चेक करना है कि डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। देन सारे ही जो परकोलेशन रेट है उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम, मॉइस्चर ऑफ सॉइल। तो अभी हमने पढ़ा सॉइल की प्रॉपर्टीज में परकोलेशन रेट। सो ये परकोलेशन रेट किस चीज पे डिपेंड किया, जो सॉइल का टेक्सचर है या फिर पार्टिकल साइज है ना, उस पे परकोलेशन जो है डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो बीच में स्पेस क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, तो उस कंडीशन में वाटर अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बट अगर पार्टिकल्स फाइन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पेस कम है एंड वाटर वहां पर थम जाएगा, वाटर वहां से फ्लो इजीली नहीं करेगा। तो साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर एब्जॉर्ब होगा या फिर रिटेन होगा, एंड एब्जॉर्ब जो होता है वाटर उसको बोल देते हैं क्या, परकोलेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जो कि क्या है, मॉइस्चर इन सॉइल। Have you ever passed through a farmland during a hot summer day? So गर्मियों के टाइम पे आप किसी farmland से निकले हो क्या, देखा है आपने कोई farmland? Perhaps you noticed that the air above the land is shimmering. So आप अगर नहीं गए हो तो जाके देखना कि गर्मी के टाइम पे क्या होता है ना, सॉइल के ऊपर का जो लैंड दिखता है वो शिमरिंग है। दैट मीन्स कि शाइनिंग सी होती है, सॉफ्ट लाइट दिखेगी, वो आपको बहुत ही झिलमिलाता हुआ बोल सकते हैं उसको, तो शिमरिंग दिखती है। Why is it so? तो वहां पर तो किसी भी टाइप की लाइट नहीं लगाई हुई है, फिर ऐसा क्यों दिख रहा है? Try out this activity and find the answer. तो इसका आंसर पता चलेगा हमको बट इस एक्टिविटी के बाद। तो हम एक्टिविटी रीड करते हैं। Take a boiling tube, put 2 spoonful of a soil sample in it. So एक boiling tube लेना है, उसमें सॉइल का सैंपल डालना है। Heat it on a flame and उसके बाद क्या करना है, उसको हीट कर देना है, जैसे कि फिगर 9.6 में दिख रहा है। And observed it. उसके बाद उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग। देन उसके बाद देखना है क्या होता है हीटिंग पे। सो यहाँ आगे कंटिन्यू करने से पहले हम फिगर पे देखते हैं कि एक स्टैंड से क्या किया, टेस्ट ट्यूब को पकड़ा, नीचे बर्नर लगा हुआ है एंड यहाँ पर सॉइल सैंपल है। तो सॉइल सैंपल को जब बर्नर के अंदर रखा ना, तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो ड्रॉप्स, ये लेबलिंग भी है,
इस टेस्ट ट्यूब के साइड में ड्रॉप्स कलेक्ट हो रही हैं, वही यहाँ पर दिया हुआ है। अब डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, सो आप वाटर ड्रॉप्स कहीं भी देख पा रहे हो क्या? तो टेस्ट ट्यूब में तो आ गई कॉर्नर पे। इफ यस वेयर डिड यू फाइंड दैम, तो अगर देखी हमने तो कहाँ देखी? अबव सॉइल। ऑन हीटिंग water in the soil evaporates, move up and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि जब हमने सॉइल को हीट किया ना, तो उसमें जो वेपर्स थे, वाटर था उसमें, वो क्या हुआ? इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट हो गए। एंड जब वो थोड़ा और हाइट पर जाएंगे तो कूलर जब एयर मिली, या फिर यहाँ पर क्या, कूलर थिनर वॉल्स, कूलर इनर वॉल्स हैं जो ट्यूब की, वहां पर जाके वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो गए। तो वहां पर जहाँ कंडेंसेशन फिर से हो रहा है ना, तो उसी जगह पर क्या दिखेगी? शिमरिंग। On a hot summer day, the vapor coming out of the soil reflect the sunlight and the air above the soil seems to shimmer। and इसी वजह से क्या होता है, हॉट समर डे पे भी सॉइल से वेपर ऊपर जाते हैं एंड वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सनलाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से उस एरिया में शिमरिंग होती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड। सो सॉइल को यहाँ पर अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा ना कि हीट होने के बाद शिमरिंग इफेक्ट आपने देख लिया, तो जो हीटेड सॉइल थी ना उसको नॉर्मल सॉइल से कंपेयर करना है एंड नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये आपका टास्क है, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे ना तो आपको बताना है कि क्या डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व करते हो सॉइल को हीटअप करने के बाद, या एंड दूसरी कौन सी सॉइल? नॉर्मल सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? लेट अस फाइंड आउट। सो सारे ही जो टाइप्स के सॉइल हमने पढ़े यहाँ पर, और भी जो दूसरे टाइप्स होते हैं, सभी टाइप्स में वाटर क्या सब में सिमिलर अमाउंट में एब्जॉर्ब होता है? ये हम एक एक्टिविटी से फाइंड आउट करते हैं। तो एक्टिविटी 9.6 है, टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर। सो एक प्लास्टिक की फनल लेना है एंड उसमें क्या करना है? एक फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर अगर आपके पास नहीं है तो न्यूज़पेपर के शीट को भी कट करके फिल्टर पेपर बना सकते हैं। देन फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन फिगर 9.7। सो फिल्टर पेपर को कट करके नेक्स्ट पेज पे जो दिया हुआ है ना फिगर, वैसा एक अरेंजमेंट बनाना है। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल। उसके बाद क्या करोगे? सॉइल को वे करके अप्रॉक्स 50 ग्राम लेना है एंड उसको फनल में रख देना है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। देन उसके बाद कुछ अमाउंट का वाटर मेजर करके मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से वाटर मेजर करना है एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉइल में डालना है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, एंड इस पर्पज के लिए ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है ना, तो ड्रॉपर का यूज भी कर सकते हो। डू नॉट let all the water fall at one spot and ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने का रीजन क्या है कि ऐसा नहीं करना है कि एक ही स्पॉट पे सारा पानी जो है वो चला जाए। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, तो सॉइल जो है ना उसमें पूरे में वाटर जो है वो जाना चाहिए। कीप पोरिंग वाटर टिल स्टार्ट ड्रिपिंग, एंड तब तक वाटर डालते रहना है जब तक कि ड्रिप ना होने लगे, मतलब सॉइल में फनल से नीचे से वाटर बीकर में ना आ जाए। तो ये इस टाइप से अरेंजमेंट है। ये बीकर लगाया एंड यहाँ पे फनल रख के फिल्टर पेपर रखा एंड ड्रॉपर से वाटर डाल रहे हैं। देन सब्सट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ। सो क्या देखना है आपको? जो सिलेंडर में जो पानी इनिशियली लिया था उसमें से माइनस क्या कर दोगे? जो लास्ट में बच रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल, एंड यही अमाउंट क्या हो जाएगा? वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल। दैट मीन्स कि सॉइल ने कितना वाटर रिटेन किया। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। सो आपको जो रिजल्ट है वो कैसे लिखना है? सबसे फर्स्ट वेट ऑफ सॉइल, तो हमें पता था 50 ग्राम ले रहे हैं। देन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, तो इनिशियली हमने सपोज लिया U मिलीलीटर ऑफ वाटर लिया था। देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर,
वाटर डंप करने के बाद, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालने के बाद कितना वाटर बच रहा, VmL वाटर बचा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना हो गया, U माइनस VmL। इतना जो वाटर था वो सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। देन वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, एंड अगर हम ये देखें कि कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है तो वो अगर हम ग्राम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा वेट। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम। तो यहाँ पर हमने वही सेम वैल्यू को ml लगा दिया एंड यहाँ पर वही सेम वैल्यू को ग्राम लगा दिया, बिकॉज 1 ml की वैल्यू होती है किसके इक्वल में, 1 ग्राम वेट के इक्वल में। एंड अगर इसका ही हमको परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, वो कैसे निकाल सकते हैं, U माइनस वी अपॉन 50। U माइनस वी क्या आ गया, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, एंड अपॉन में क्या है, वेट ऑफ सॉइल। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, एंड इस एक्टिविटी को क्या करना है, अलग अलग सॉइल सैंपल के साथ रिपीट करना है। क्यों, बिकॉज सबके एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या कौन सी सॉइल कितना वाटर रिटेन करती है वो हमें फाइंड आउट करना है। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट्स फॉर ऑल सैंपल। तो आप जब ये एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म करोगे ना तो पता चलेगा कि सारे ही कंडीशंस में यहाँ पर जो परसेंटेज आ रहा है या फिर ये U माइनस वी की जो वैल्यू आ रही है ना वो डिफरेंट आएगी। ठीक है, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इन एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट्स को डिस्कस करके यहाँ पर आंसर आपको बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कोलेशन रेट। तो कौन सी सॉइल है जिसमें पर्कोलेशन रेट सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स कि वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब कर पा रही है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्ले सॉइल, बिकॉज उसमें पार्टिकल साइज बहुत फाइन है, दैट इज वाई वो वाटर एब्जॉर्ब इजिली कर लेते हैं। सेकेंड वन इज, विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कोलेशन रेट। तो लोएस्ट पर्कोलेशन रेट किस सॉइल में रहेगा, सैंडी सॉइल में, बिकॉज पार्टिकल साइज बड़ा है एंड पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वाटर वहां पर रिटेन नहीं होता है एंड वो फ्लो हो जाता है। देन थर्ड दिया हुआ है, बूजो हर्ड फ्रॉम हिज नेबरर दैट 8-10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड और वेल राइजेस। Which type of soil will allow water to reach a well faster and is greater amount? So कौन से टाइप का सॉइल है जिसके थ्रू वाटर इजीली रन करेगा एंड वेल तक जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ पर ना सैंडी सॉइल, बिकॉज क्या होगा, सैंडी सॉइल में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है पार्टिकल्स के बीच में, तो वाटर जल्दी से उसके बीच में से फ्लो होके पहुंच जाएगा कहाँ पर, वेल तक। Next is, which type of soil retain the highest amount of water and which retains the least? तो सबसे ज़्यादा amount of water कौन रिटेन करता है एंड सबसे कम अमाउंट वाटर कौन रिटेन करता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो रिटेन करता है ना वो क्या हो गया, क्लेई सॉइल, बिकॉज पार्टिकल साइज स्मॉल है, दैट इज वाई वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड मिनिमम अमाउंट क्या हो जाएगा, सैंडी सॉइल, बिकॉज वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो वाटर क्या है, फ्लो कर जाता है। Can you suggest any method to let more rainwater percolate and reach the water अंडरग्राउंड। तो कोई ऐसी मेथड है क्या यहाँ पर जो कि रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा पर्कुलेट करे, मतलब सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा पर्कुलेट करे रेन वाटर एंड वो अंडरग्राउंड पहुँचे। सो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि क्या, रेनी सीजन के टाइम पे रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए पिट बना दिए जाए। तो पिट बनाने से क्या होगा ना, वो रेन वाटर जो है वो फ्लो ऑफ नहीं होगा एंड वो इस पिट में कलेक्ट हो जाएगा एंड बाय द टाइम सॉइल उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। देन उसके बाद एक और मेथड क्या हो सकती है, जो टॉप सॉइल है ना उसको रेगुलरली डिग करके या फिर लूजन करके, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इधर आप अगर गार्डन सॉइल है ना तो उसमें स्पेड्स की हेल्प से भी उसको लूज कर सकते हो। लूज होने से क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रहेगा एंड स्पेस अगर रहेगा ना तो वाटर वहां से अंदर जा सकता है सॉइल में। एंड अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड फाइन लेयर रहेगी ऊपर तो वाटर क्या होगा, वहां से फ्लो हो जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सॉइल एंड क्रॉप्स। तो सॉइल एंड क्रॉप का क्या रिलेशन है वो देखते हैं अब हम।
डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के ना अलग अलग जो पार्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर अलग अलग टाइप के सॉइल्स मिलते हैं। इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सॉइल। तो कुछ पार्ट्स में क्या है, क्ले सॉइल है। जैसे ह्यूमंस भी अगर हम देखें ना, सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है। तो मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में थोड़े से अलग है, लैंग्वेज वहाँ पर डिफरेंट है। अगर आप साउथ में जाओगे तो साउथ में लैंग्वेज अलग है, लोगों का अपीयरेंस जो होता है, ड्रेसअप होता है, वो चेंज है। नॉर्थ में अलग है, ये सारे वेराइटीज़ है। वैसे ही सॉइल की भी वेराइटी है, अलग अलग एरियाज में, रीजन्स में अलग टाइप की सॉइल प्रेजेंट होती है। तो जैसे कुछ एरियाज में क्ले सॉइल है, इन सम पार्ट देयर इज लोमी सॉइल। तो कुछ एरिया में लोमी सॉइल है, वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉइल। तो ये अलग अलग टाइप के जो सॉइल हैं वो प्रेजेंट है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो सॉइल किससे अफेक्ट हो रही है, विंड से अफेक्ट हो रही है, रेनफॉल से, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। कैसे, विंड की हेल्प से, विंड ज़्यादा ज़ोर से है ना, तो सॉइल भी क्या है, विंड के साथ उठ जाती है। एक टॉप लेयर जो होती है ना, वो अगर लूज है तो क्या होगा, इधर उधर उसका मूवमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल पे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी खराब होता है। नॉर्मल विंड है वो ज़रूरी है, बिकॉज सॉइल में अगर विंड नहीं रहेगी, एयर एरेटेड नहीं रहेगी, तो वो ड्राई हो जाएगी। देन रेनफॉल है, एडिक्वेट अमाउंट में रेनफॉल भी ज़रूरी है। कम अगर हो जाता है तो सॉइल ड्राई रहेगी, ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर वाटर क्लॉगिंग हो जाती है। देन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉइल के अंदर जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा, एंड टेम्परेचर ज़्यादा कम रहेगा तो सॉइल, उसमें भी डेंजर होता है सॉइल के लिए। देन लाइट एंड ह्यूमिडिटी, ऐसे ही ये जो फैक्टर्स हैं ये भी अफेक्ट करते हैं। These are some important climatic factors which affect the soil profile and bring changes in the soil structure. तो ये कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं एंड सॉइल के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लेकर आते हैं। The climatic factor as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crop. So ये जो अलग अलग components है ना, या फिर वेजिटेशन है, क्रॉप है, ग्रो करती है, वो किससे डिटरमाइन होता है, सॉइल कंपोनेंट से। जैसे सैंडी सॉइल में है, कैक्टस ग्रो करता है, जो रेत होती है, सैंड होती है, उसमें कैक्टस ग्रो करता है। बट अगर हम सोचे कि मैंगो ट्री सैंडी सॉइल में ग्रो कर जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। राइस एंड व्हीट है, वो किसी डिफरेंट टाइप के सॉइल में ग्रो करते हैं। अब जिसको अगर वाटर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किसी भी वेजिटेशन को वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है, ऐसे वेजिटेशन को हम सैंडी सॉइल में तो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं और सॉइल के कंपोनेंट्स होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि उस सॉइल में किस टाइप का वेजिटेशन या क्रॉप ग्रो करेगा। Clayey and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. So clayey and loamy soil दोनों ही क्या है, वाटर को रिटेन करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज वाई दोनों में ही wheat and gram को हम ग्रो कर सकते हैं। Such soils are good at retaining water. और ये वेजिटेशन के लिए क्यों यूज हो रही हैं, क्योंकि वाटर रिटेन कर सकती हैं। फॉर पैडी, सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। सो सॉइल, और यहाँ पर पैडी सॉइल्स, पैडी क्रॉप जो राइस क्रॉप होती है, उसके लिए कौन सी सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है, जो वाटर को मैक्सिमम अमाउंट में रिटेन करे। बिकॉज पैडी जो क्रॉप होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस भी सॉइल की कैपेसिटी अच्छी होगी वाटर रिटेन करने के लिए, उसको ही पैडी वेजिटेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। For lentils, example masoor and other pulses, loamy soil which drain water easily are required. And lentils और pulses के लिए क्या है, मसूर होता है lentils का मतलब, इसके लिए क्या बेनिफिशियल होता है, loamy soil, बिकॉज वो मिक्सचर है clay soil and sandy soil का। For cotton, sandy loam और loam which drain water easily. And cotton का जो वेजिटेशन है, जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, उसका एक प्लांट होता है जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा है। तो उसके लिए कॉटन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट होती है, सैंड लोम या फिर सैंडी सॉइल। उसका रीज़न क्या है, इट कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, आर मोर सुटेबल। तो कॉटन वेजिटेशन के लिए ऐसी सॉइल अच्छी होती है जो कि एयर को होल्ड कर सके, एयर को ट्रैप करे एंड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी कम हो।
Crops such as wheat are grown in the fine clay soil because they are rich in humus and very fertile. So wheat के लिए कौन सी soil best होती है? Clay soil, because उसमें humus बहुत ज़्यादा है. जो humus present होने से soil fertile होती है, तो इसीलिए clay soil. Find from your teachers, parents and farmers the type of soil and crops grown in your area. So यहाँ पर एक टास्क है आप लोगों के लिए, वो आपको परफॉर्म करना है एंड शेयर भी करना है सबके साथ. क्या टास्क है ये कि अपने टीचर से, पेरेंट्स से या फिर कोई फार्मर अगर है उसके हेल्प से अपने एरिया के सॉइल का जो टाइप है वो फाइंड आउट करो कि कौन से टाइप की सॉइल वहाँ पर मिलती है. सो आपको ना काफ़ी सारी जगह ये 3 टाइप्स के अलावा भी कोई सी सॉइल मिल सकती है. जैसे एक एल्यूवियल सॉइल होती है, तो आपको अलग अलग वेराइटीज़ के सॉइल मिलेंगे जो कि कुछ के नेम आपने बुक में नहीं देखे हैं. Enter the data in the following table 9.2 एंड उस डेटा को आपको यहाँ फिल करना है कि टाइप ऑफ सॉइल एंड देन उसमें कौन सा क्रॉप ग्रो किया जाता है. फाइन. देन पहेली एंड बूझो यहाँ पर कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ परकुलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड. बूझो, you seem to have forgotten what you read earlier. Go and reread the lesson again and you will find the answer. तो बूझो क्या बोल रहा है ना कि वो भूल गया है कि परकुलेशन रेट एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन में क्या डिफरेंस है. तो पहेली ने उसको बोला कि बूझो, तुमने चैप्टर ध्यान से नहीं सुना था. मे बी पॉसिबल कि आप लोगों ने भी ना सुना हो. अगर नहीं सुनोगे तो क्या होगा कि जो चैप्टर के बीच में आया हुआ है वो हम भूल जाएंगे. इसीलिए चैप्टर को बहुत प्रॉपरली रीड करना चाहिए हमें, ठीक है ना, एंड प्रॉपरली लिसन ऑल द थिंग्स. फाइन. तो ये परकुलेशन रेट एंड अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन चैप्टर के बीच में आया था जहां पर उसको एक्सप्लेन किया था. फाइन. लास्ट है सॉइल इरोजन. The removal of land surface by water, wind और ice is known as erosion. तो erosion का मतलब क्या होता है? जो land surface का removal हो रहा है, मतलब top surface जो होती है ना वो remove अगर हो रही है by water, wind और ice. wind से मतलब high wind जो चल रही है या फिर वाटर फ्लड आ जाते हैं या रेन वाटर से या फिर आइस से भी, तो उसको बोला जाता है इरोजन. प्लांट रूट्स फैमिली बाइंड द सॉइल. तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट की जो रूट्स होती है ना वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं सॉइल को भी. इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम लूज. एंड वहाँ पर प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है. जैसे क्लास में टीचर होता है या घर पे जो भी स्ट्रिक्ट है वो होगा तो हम क्या है, डिसिप्लिन रहते हैं. एंड अगर कोई भी नहीं है तो हम लूज हो जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते एंड मस्ती करने लगते हैं. वैसे ही यहाँ पर है कि अगर सॉइल प्लांट्स नहीं रहेंगे ना तो सॉइल लूज हो जाती है, कहीं भी चली जाती है विंड के साथ या फिर वाटर के साथ. बट अगर प्लांट्स रहते हैं तो वो उसको बाइंड करके रखते हैं. सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर. तो वो क्या कर जाती है, फ्लोइंग वाटर के साथ मूव कर लेती है. इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवियर in areas of little or no surface vegetation such as desert or bare lands. So erosion कहाँ पर ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, मतलब बहुत ही कम वेजिटेशन है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, या फिर डेजर्ट एरियाज है, बेरन लैंड्स हैं, तो ऐसे एरियाज में इरोजन जो है वो ज़्यादा है. So cutting of trees and deforestation should be prevented and efforts should be made to increase the green areas. तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कटिंग ऑफ ट्रीज, जो पेड़ काटे जा रहे हैं ना उसको रोकना है. एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड. तो डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, जो फॉरेस्ट है ना उसको कट करना, तो वो हो गया क्या, डिफॉरेस्टेशन, उसको रोकना है. और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरियाज क्रिएट किए जाएं, जो ऐसे बैरन लैंड्स पड़े हुए हैं ना तो वहाँ पर ट्रीज प्लांट किए जाएं जिससे कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम होगा, एफॉरेस्टेशन होगा. मतलब पेड़ों को काटना क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन. सो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पेड़ों को लगाना, एफॉरेस्टेशन. तो हमको एफॉरेस्टेशन करना चाहिए जिससे सॉइल इरोजन कम होगा. ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ एंड होता है. ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ चैप्टर में था नहीं. अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे देखते हैं. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज, क्वेश्चन 1 इज इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स. तो रॉक पार्टिकल के साथ साथ सॉइल में और क्या होता है. सो ऑप्शंस हम देखते हैं, एयर एंड वाटर. फर्स्ट ऑप्शन इज, सो एयर एंड वाटर होता है. एंड सेकेंड ऑप्शन देखते हैं उसके बाद, वाटर एंड प्लांट्स. तो सॉइल पे प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, वाटर होता ही है.
थर्ड दिया हुआ है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। तो अभी तक सबसे सुटेबल क्या है, क्योंकि सॉइल में मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, एयर है एंड वाटर है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट इन। सो हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कौन से सॉइल में होती है? हमने चैप्टर में बीच में काफ़ी जगह आया था। तो फर्स्ट टाइप है सैंडी सॉइल, तो बिल्कुल भी नहीं, इसमें लोएस्ट होती है बिकॉज वाटर जो है वाटर रिटेन नहीं होता है एंड वो फ्लो हो जाता है। सेकेंड दिया हुआ है क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल में पार्टिकल साइज जो है वो छोटा होने की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। फाइन, आंसर हो जाएगा क्या? क्ले सॉइल। बाकी दिया हुआ है लोमी सॉइल, तो वो भी मिक्सचर है सैंडी एंड क्लेई का, सो आंसर करेक्ट नहीं होगा। एंड फोर्थ वन इज मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम, सो ये भी नहीं होगा करेक्ट, सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2। सो यहाँ पर हमें मैच द फॉलोइंग बताना है। फर्स्ट वन इज अ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए होम, तो यहाँ पर कौन सा सुटेबल ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल। तो जो सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं, तो सभी टाइप एक होम एज अ शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सेकेंड वन इज अपर लेयर ऑफ द सॉइल। सो अपर लेयर ऑफ सॉइल क्या है? यहाँ पर हम देखें डार्क इन कलर, तो ये सारे ऑप्शंस में से सुटेबल क्या आएगा इसके लिए? डार्क कलर का होता है अपर लेयर। थर्ड वन इज सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल में क्या है? लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो सैंडी सॉइल के लिए ये हो गया। देन फोर्थ वन इज मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल, मिडिल लेयर में क्या है? लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है एंड मोर अमाउंट ऑफ ह्यूमस कहाँ होता है? टॉप लेयर पे। फाइन। देन फिफ्थ वन इज क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो कैसे? स्मॉल होते हैं, तो स्मॉल पार्टिकल्स एंड पैक्ड टाइट, सो ये ऑप्शन हो जाएगा क्लेई सॉइल के लिए। देन क्वेश्चन फोर्थ है, तो क्वेश्चन फोर्थ एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सो सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है? तो सॉइल वेदरिंग की प्रोसेस से फॉर्म होती है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सॉइल कैसे फॉर्म हो रही है? वेदरिंग। अभी वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग प्रोसेस है जिसमें कि रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पर रॉक्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो साइज में चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एक फिजिकल एक्शन है, तो फिजिकल ब्रेकडाउन एंड उसके बाद क्या हुआ? जो ब्रेकडाउन होने के बाद पार्टिकल्स बन रहे हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं एंड उनका इकट्ठा हो रहा है, तो नया एक फॉर्मेशन हो रहा है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट? द रॉक पार्टिकल्स एंड मिनरल्स। तो इसके बेसिस पर ही सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड ये फिजिकल डिकम्पोजिशन, फिजिकल ब्रेकडाउन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में या तो फिर विंड के प्रेजेंस में, और जो दूसरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनके प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन होता है। ऐसे ही सॉइल का फॉर्मेशन हो जाएगा वेदरिंग की हेल्प से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज क्लेई सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है कि क्लेई सॉइल क्रॉप्स के लिए कैसे यूजफुल है, तो इसकी तो प्रॉपर्टीज जो हैं क्लेई सॉइल की, पहले तो हम वो देखते हैं। मतलब इस आंसर को जब आप लिखोगे ना, तो पहले क्लेई सॉइल की प्रॉपर्टीज लिखना। आप क्या है प्रॉपर्टीज? कि उसका पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल होता है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो क्लेई सॉइल में क्या हो गया? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई। एंड सेकेंड वन इज इट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि क्लेई सॉइल को फर्टाइल बनाता है। अभी जो सॉइल में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा, फर्टाइल सॉइल होगी, तो वहाँ पर कोई भी क्रॉप क्या है? ज़्यादा सुटेबल होगा ग्रो करने के लिए वेजिटेशन का। फाइन, तो ये हो गया क्लेई सॉइल यूजफुल होती है क्रॉप्स के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है, सिक्स्थ क्वेश्चन में लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। तो यहाँ पर क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल डिफरेंट है, ये तो हमको पता था, बट कैसे डिफरेंट है वो इस क्वेश्चन में हम शो करेंगे। सो क्लेई सॉइल क्या है? पार्टिकल साइज यहाँ पर स्मॉल है। सैंडी सॉइल में क्या है? पार्टिकल साइज लार्ज है। तो इस आंसर को आप स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, इसको कॉलम बना के लिखोगे, एक साइड पर क्लेई सॉइल एंड दूसरे साइड पर सैंडी। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेगा क्लेई में हम अबाउट द साइज, तो यहाँ पर क्या है? स्मॉल साइज है पार्टिकल का, सैंडी में लार्ज साइज है। देन क्लेई सॉइल का सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज गुड एंड सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज कंपैरेटिवली बैड। देन क्लेई सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है,
सैंडी सॉइल में नहीं है, तो क्लेई सॉइल क्या हो गई, फर्टाइल, एंड सैंडी सॉइल नॉट फर्टाइल। उसके बाद क्लेई सॉइल में वाटर कंटेंट ज्यादा है, स्पेस कम है पार्टिकल्स के बीच में, दैट इज वाई एयर कंटेंट क्या हो जाता है, लो। बट सैंडी सॉइल में एयर कंटेंट क्या है, ज्यादा है, उसमें पार्टिकल साइज बड़ा है, इंटरस्टिशियल जो बीच बीच के स्पेसेस हैं दो पार्टिकल्स के बीच के वो बड़े हैं, तो वहां पर एयर ट्रैप हो जाती है। क्ले सॉइल के पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक होते हैं, एंड सैंडी सॉइल में लूजली होते हैं। टाइटली है मतलब कि इंटरस्टिशियल स्पेस कम है, एंड लूजली पैक है तो बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो ज़्यादा है। उसके बाद क्ले सॉइल जो है वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए अच्छा है क्योंकि फर्टाइल है, एंड सैंडी सॉइल जो है वो क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्केच द क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉइल एंड लेबल द वेरियस लेयर्स। तो यहाँ पर आपको बुक में दिया हुआ है ये वाला क्रॉस सेक्शन का जो डायग्राम है, वेरियस लेयर्स, जहाँ पर ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेडरॉक वाला जो रीजन है ना, वो हम बुक में ही आंसर देखते हैं इसका। ये दिया हुआ है पेज नंबर 98 फिगर 9.3 पे। सो ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा 7th क्वेश्चन का आंसर। फाइन। नेक्स्ट है 8th, रजिया कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द वाटर रेट ऑफ पर्कुलेशन। तो रजिया ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो कि किससे रिलेटेड था, वाटर के पर्कुलेशन रेट से। She observed that it took 40 minutes for 200 ml of water to percolate through the soil sample. उसने क्या ऑब्जर्व किया, 200 मिलीलीटर वाटर को परकुलेट होने के लिए कितना टाइम लगा, 40 मिनट। तो फाइंड आउट क्या करना है, रेट ऑफ परकुलेशन। तो यहाँ पर रेट ऑफ परकुलेशन देखो, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ परकुलेशन क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन, नीचे क्या लेते हैं हम, डिनोमिनेटर में परकुलेशन टाइम। तो ये वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 200 ml, एंड परकुलेशन टाइम कितना है, 40 मिनट। फाइन। तो इसको आप डिवाइड करोगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 5 20, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो आंसर आएगा कितना, 5 मिलीलीटर पर मिनट, 5 मिलीलीटर पर मिनट। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का न्यूमेरिकल हमें चैप्टर के बीच में भी आया था। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। सो हम सॉइल पोल्यूशन एंड सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे उससे बच सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट चीज तो क्या हो गई, सॉइल पोल्यूशन होता क्या है, तो जो सॉइल में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं या फिर पेस्टिसाइड है जैसे फर्टिलाइजर्स हैं जो हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए, अनवांटेड हैं, उसका वहाँ पर क्या होना, इकट्ठा हो जाना, या फिर पॉलीथीन्स हैं, इस टाइप का जो वेस्ट मटेरियल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये अगर सॉइल में जाता है तो सॉइल को पल्यूट करता है। इससे हम कैसे बच सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा क्या, यूज ऑफ प्लास्टिक का रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, इवन प्लास्टिक को तो बैन करना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक ना सॉइल के लिए हार्मफुल है एंड एनिमल्स के लिए भी हार्मफुल है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ एनिमल्स पॉलीथीन अगर उनके फूड में चली जाती है, बिकॉज दे कैन नॉट सी कि वो क्या खा रहे हैं, वो तो रोड पे डला हुआ कोई भी चीज़ खा लेते हैं ना कई बार एनिमल्स। तो अगर पॉलीथीन उनके अंदर चली जाती है ना, तो वो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ऐसे ही सॉइल में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए भी प्लास्टिक जो है वो हार्मफुल होता है, एंड प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत लॉन्ग टाइम तक भी वो डिकम्पोज नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक का कम से कम यूज करना है जहां बहुत ज्यादा नीडी हो। एंड इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक जो होता है ना, उसका यूज किया जा सकता है। देन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स जो हैं तो उसको हम बिना ट्रीट किए हुए, तो इंडस्ट्रीज हैं वो उसे बिना ट्रीट किए हुए सॉइल में डंप ना करें, बिकॉज अगर उसको ऐसे ही डंप कर देंगे वेस्ट को तो वो सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पॉल्यूशन जो हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसको पहले ट्रीट किया जाए, देन उसके बाद डंप किया जाए। देन इंसेक्टिसाइड का यूज जो है वो कम करना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज होगा तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी तो डिक्रीज होती है, साइड बाय साइड जो क्रॉप एंड वेजिटेशन है उसकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है, मतलब उसका जो
क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है। ईल्ड तो बढ़ जाएगी, मतलब इंसेक्टिसाइड्स या फिर जो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं उससे क्या होगा ना, इंसेक्ट्स नहीं होंगे जिसकी वजह से ईल्ड इंक्रीज होगा, बट जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाएगी। कुछ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स जो है वो बैन भी कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर है DDT, ये एक ऐसा पेस्टिसाइड है जिसको बैन कर दिया गया है कि ये से क्या होगा ना, वाटर में पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है सॉइल में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करने से। देन उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन से बचने के लिए हम इंडिविजुअल क्या एक्शन ले सकते हैं, जो हमारे घर का गार्बेज होता है ना उसको दो अलग अलग वेट एंड ड्राई अलग में करें, एंड देन उसको नॉर्मली ऐसे डंप ना किया जाए। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना उसको, जो आपको गार्बेज कलेक्ट करने के लिए वैन्स होते हैं उसमें ही डंप किया जाए, एंड वेट जो गार्बेज होता है उसको आप अपने गार्डन्स में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि और जो वेट वेस्ट है ना, जैसे आपके किचन वेस्ट होता है उससे ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। फाइन, नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, सबसे फर्स्ट चीज तो ये जो अपर फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, टॉप सॉइल की, वो स्ट्रॉन्ग विंड से या फिर फ्लोइंग वाटर से रिमूव हो जाती है, तो उस रिमूवल को बोलते हैं सॉइल इरोजन। अभी इससे बच कैसे सकते हैं, ट्रीज जो कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसको कम करना है, मतलब डिफॉरेस्टेशन से बचना है। देन उसके बाद डिग्रेडिंग जो फॉरेस्ट हैं उनको फिर से रिजनरेट करने के लिए लोकल पीपल की हेल्प या फिर गवर्नमेंट के एजेंसीज होनी चाहिए। देन ट्रीज प्लांट, इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं हम, ट्रीज को प्लांट करना है। देन जो वेस्ट लैंड है, जहाँ पर एम्प्टी लैंड है, बेरन लैंड होता है, वहाँ पर भी वेजिटेशन या फिर जो भी नीडी प्लांट्स वहाँ पर लग सकते हैं जो इजीली ग्रो करे, जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं हो, जिससे कि क्या होगा ना, वो सॉइल को बाइंड करके रखेंगे एंड सॉइल वहाँ से फ्लो नहीं होगी। फाइन, तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल पॉल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं वो इस क्वेश्चन में हमने देखा। नेक्स्ट दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल विद द क्लूज गिवन। तो यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, देखो अक्रॉस एंड डाउन, तो इनकी हेल्प से हमें क्रॉसवर्ड फिल करना है। सबसे फर्स्ट अक्रॉस देखते हैं, प्लांटेशन प्रिवेंट्स इट। तो प्लांटेशन क्या प्रिवेंट करता है, सेकंड में बताना है हमको, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, इरोजन। इरोजन बिकॉज यहाँ पर हमें देखना है पहले तो कितने वर्ड्स कितने लेटर का वर्ड यहाँ पर फिलअप हो सकता है। तो प्लांटेशन से क्या प्रिवेंट किया जा सकता है, इरोजन, तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया। देन फिफ्थ नंबर पे देखना है, यूज शुड बी बेंड टू अवॉइड सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन से बचने के लिए क्या बैन करना है, पॉलिथीन का, तो यहाँ पर फिलअप हो गया पॉलिथीन। देन टाइप ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग पॉटरी। तो पॉटरी या जो पॉट्स होते हैं या आइडल्स होते हैं गॉड के, उनको बनाने के लिए कौन सी सॉइल यूज होती है, क्ले सॉइल यूज होती है, तो यहाँ पर आ गया क्ले। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो सॉइल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो रोडेंट्स भी हैं, मोल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बीटल्स हैं, बट यहाँ पर क्या फील होगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो होता है ना वो फार्मर्स फ्रेंड है, दैट मीन्स कि फार्मर का सबसे ही अच्छा फ्रेंड जो है ना वो अर्थवर्म है। क्यों, बिकॉज अर्थवर्म क्या करता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, एंड ऑर्गेनिक मैन्योर जो बनता है ना उसको बनाने में भी अर्थवर्म बेनिफिशियल है। अर्थवर्म क्या है, हेल्प करता है उसमें भी। देन डाउन वाले देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज इन डेजर्ट सॉइल इरोजन अकर्स थ्रो। डेजर्ट में सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है, वहाँ वाटर से तो नहीं होगा, फ्लोइंग वाटर से, बिकॉज डेजर्ट में तो वैसे भी रेन बहुत कम होती है, एंड डेजर्ट में कौन सी सॉइल प्रेजेंट है, सैंडी सॉइल, तो वहाँ पर किससे होगा सॉइल इरोजन, विंड से। देन क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर सीरियल्स लाइक। तो क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल कौन सी सीरियल्स के लिए सुटेबल है, व्हीट के लिए, बिकॉज उसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। देन दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन होल्ड वेरी लिटिल वाटर। तो कौन सी सॉइल है जो कम वाटर रिटेन करती है, बहुत कम वाटर होल्ड करती है, सैंडी सॉइल। एंड लास्ट वन इज कलेक्टिव नेम फॉर लेयर्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल की जो लेयर्स हैं उसके लिए कलेक्टिव नेम क्या यूज किया गया है, ये प्रोफाइल। फाइन, सो ये क्रॉसवर्ड भी सॉल्व हुआ है यहाँ पर। तो अभी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं या फिर बीच में जो भी आया कंटेंट, आई होप समझ आया हो। इनकेस उसमें आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फाइन, थैंक यू।